आज हम प्राचीन भारत के आद्यऐतिहासिक काल के कला कौशल की एवं लिपि के बारे में पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं वास्तुकला की। तो वास्तुकला में क्या क्या करते थे सिंधुवासी लोग। तो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो वास्तुकला में बहुत ही पारंगत थे, बहुत ही अच्छे थे। इसका मतलब भवन निर्माण कला में भी ये बहुत दक्ष थे। यहाँ से प्राप्त विशाल स्नानागार, दुर्ग, अन्नागार इनकी वास्तुकला के परिचालक हैं। यानी जो यहाँ से प्राप्त हुए ही स्पष्ट रूप से बताते हैं कि यहाँ के लोग थे ना, जो वो बहुत ही अच्छे कलाकार थे वास्तुकला में। और ईंटों के द्वारा समान आवास गृह बहुत ही इन लोगों ने उत्तम श्रेणी के बनाए हुए हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ के जो लोग थे वो वास्तुकला में बहुत ही अच्छे थे। अब हम बात करते हैं धातु कला की। तो जो सिंधुवासी थे वो धातुओं से मूर्तियाँ और आभूषण बनाने में गहरी रुचि रखते थे। यानी वो आभूषण बनाने में एक अच्छा फोकस करते थे उसी गहनों को बनाने में। और ये किन किन चीज़ों के गहने बनाते थे, तो सोना, चांदी, तांबा, कांसा आदि विभिन्न धातुओं के आभूषण बनाते थे तथा अन्य वस्तुएं बनाने में उस समय के कलाकार निपुण थे। यानी ये आभूषण के अलावा और अन्य चीज़ें भी बनाते थे, वो उनका उन सब चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा मन लगता था। फिर बात करते हैं हम नृत्य कला एवं संगीत की। तो मोहनजोदड़ो में जो नर्तकी की कांस की बनी कुछ मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जो त्रिभंगी मुद्रा में खड़ी हुई हैं और नाचने के लिए पद प्रक्षोभ करना चाहती हैं। हो सकता है कि वहाँ की जो मूर्ति हैं वो कोई पोज वगैरह रही हो, ज़रूर थोड़ी है कि नृत्य करती रही हो, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार ये नाच रही हैं तो नाचना ही मानो भाई। तो इससे स्पष्ट होता है कि वहाँ नृत्य कला का विकास हो चुका था। यानी अगर ये नृत्य करती हुई मूर्ति ही है तो जाहिर सी बात है, अगर ये नृत्य कर रही है तो वहाँ पे नृत्य का विकास हो चुका था। तो कई बर्तनों पर कुछ ऐसे भी चित्र मिले हैं जो ढोल और तबले से मिलते जुलते हैं। यानी ये बताया गया है इतिहासकारों के अनुसार कि यहाँ पे जो कुछ बर्तन हैं उन पर ढोलक और तबले के भी चित्र मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ये संगीत भी करते रहे होंगे। जब बर्तनों में चित्र मिले हैं तो जाहिर सी बात है कि ये सब रहे होंगे, तभी तो इन सब चीज़ों को जानते हैं। अब बात करते हैं लेखन कला की। तो जो सिंधुवासी के लोग थे वो लेखन कला का आविष्कार यानी जो सिंधुवासी के लोगों ने सबसे पहले लेखन कला का आविष्कार किया था। इनकी लिपि चित्रा लिपि थी और जिसमें 600 के लगभग चित्र अक्षर थे। यानी जो इनकी लिपि थी उसमें 600 के लगभग चित्र अक्षर थे और 60 मूल अक्षर थे। इस लिपि में वर्णों तथा चित्रों दोनों का प्रयोग किया गया है और यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी गई थी, किंतु आज तक इनकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए उनके लिखे हुए साहित्य और विज्ञान का कुछ पता नहीं लगता है। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता तथा अन्य समकालीन सभ्यताओं की। जो सिंधु सभ्यता का समकालीन सभ्यताओं से घनिष्ठ संबंध था, यानी जो सभ्यता थी ये अनेक सभ्यताओं से अपना संबंध रखती थी। जैसे कौन कौन, सुमेरिया हो गया, कीट हो गया, मिस्र हो गया, और इन आदि सभ्यताओं के साथ ये व्यापारिक संबंध रखती थी। अब बात करते हैं कि कौन कौन से क्या संबंध रखती थी। तो जो ये सुमेरिया है ये सिंधु सभ्यता की, यानी सुमेरिया में सिंधु सभ्यता के बर्तन, मोहरें तथा चूल्हे मिले हैं। मोहनजोदड़ो में भी कीलाक्षर लिपि का एक लेख मिला है। सुमेरिया से मिली बहुत सी मोहरों पर स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, अंकित है। और सुमेरिया सिंधु घाटी से आयात करते थे। यानी इससे पता चलता है कि सुमेरिया जो लोग थे वो सिंधु घाटी सभ्यता से आयात करते थे। और मिस्र में मिले आभूषण और श्रृंगार प्रसाधन सैंधव और आभूषण जैसे हैं। यानी जो मिस्र में आभूषण मिले हैं वो सिंधु सभ्यता के वासियों के जैसे आभूषण लग रहे हैं, मिले हैं। तो पता चलता है कि शायद इनका भी इनके साथ व्यापारिक संबंध रहा होगा। और कीट से प्राप्त चित्र भी सिंधु घाटी के समान हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का सुमेरिया मिस्र कीट के साथ व्यापारिक संबंध था।